पॉइंट पे स्टार्ट करें डिस्कस करना। यस सर। तो देखो 2019 का क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग का क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज द पैन नंबर, स्टेट वेदर कोटिंग पैन नंबर इज मैंडेटरी इन द फॉलोइंग केसेस, टू ओपन अ डीमेट अकाउंट यस, टू परचेज अ कार यस, बोला था ना मोटर कार, कल ही पढ़ाया था। यस दोनों में यस है। हाँ स्टेट विद द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय इंडिविजुअल एसएससी। सर ये तो अगर नॉर्मल है तो 31 जुलाई और अगर उसका ऑडिट होता है तो 31 अगर कंपनी है, सुनो ऐसे बोलोगे, अगर कंपनी है, अगर कोई भी बिजनेस है जिसका ऑडिट होता है, वो इंडिविजुअल हो चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कोई भी हो, और अगर ऐसे कोई पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हो जिस फर्म का ऑडिट होता है तो उस पार्टनर के लिए भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। 3 लोग है बेटा, कंपनी के लिए ऑलवेज, कंपनी का ऑलवेज ही ऑडिट होता है। ओके हाँ। तो कंपनी का ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बात पॉइंट ही नहीं है कोई, बाकी और बच गए जो पर्सन उनका ऑडिट होता है तो ठीक है। सर यहाँ पे तो पूछ लिया है ना इंडिविजुअल, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, रिटर्न बाय एन इंडिविजुअल एसएससी, हाँ तब आप सिंपल बोलोगे कि अगर उसका ऑडिट होता है तो 31 अक्टूबर और अगर ऑडिट नहीं होता है तो 31 जुलाई। हाँ, या मैं ऑडिट होता है मैं ये लिख दूंगी इफ ही इज अ पार्टनर इन अ फर्म जिसका ऑडिट होता है। हाँ, फिर वो भी बोलोगे कि उसका अगर वो इंडिविजुअल एसएससी है तो ऑडिट हो रहा है, और अगर वो कोई फर्म में पार्टनर है तो भी जिस फर्म का ऑडिट होता है। ठीक। तो देखो ये मस्त क्वेश्चन था सर, ये एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाए। ये 5 नंबर एकदम मतलब फाड़ू स्कोर दे के जाएगा। क्या पैन नंबर होता है वो भी बढ़िया से लिख दोगे, कहाँ कहाँ पैन नंबर कोटेड है, ये भी पूरा डिटेल नहीं मांगा कि लिस्ट बताओ, तो आदमी के मन में भी आए कि हम 6 लिखा है तो और था क्या, कुछ छूट गया है क्या, या तो सीधा बोला इन दोनों में लगेगा कि नहीं बताओ बस। हाँ। और फिर ये तीसरा क्वेश्चन ड्यू डेट्स का पूछ लिया, वो भी खाली इंडिविजुअल एसएससी का। यस सर। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए मजा आ जाए 2019 के बाद 2023 में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिवाइज रिटर्न 139.5। यस सर। 1 year from the end of the relevant assessment year और असेसमेंट बाय ए व्हिचएवर इज अर्लियर। हाँ, whichever is earlier। इसके अलावा बोलोगे रिवाइज रिटर्न कौन फाइल कर सकता है, जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया 139.1 का वो भी, और जो 139.4 में बिलेटेड रिटर्न फाइल किया वो भी रिवाइज कर सकते हैं। बस बहुत है इतना पॉइंट तो। तो लिखने का जरूरत ही नहीं, अगला क्वेश्चन पूछ लिया, कैन अ बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम रिवाइज, यस इट कैन बी। हाँ इट कैन बी, अगर असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो। हाँ, या तो वैसे बोल दूंगी ना विद इन 1 year फ्रॉम कंप्लीशन। अरे वो तो बोलोगे ही, वो तो बोलोगे ही। क्या पूछा है, कैन बी रिवाइज्ड, बोलोगे यस इट कैन बी रिवाइज्ड। हाँ, अनलेस एंड अंटिल ए हैज नॉट प्रोसेस द असेसमेंट ऑर्डर। ओके। अगर वो कर ही दिया तो अब क्या रिवाइज करोगे तुम, तो वो बात लिख देना बस। सर वो अगर एओ या मतलब इनकम टैक्स की तरफ से अगर कुछ आता है तो उसको डिफेक्टिव रिटर्न बोलते हैं ना। हाँ, अगर उनकी तरफ से आता तो डिफेक्टिव रिटर्न होता, तुम फाइल करो तो रिवाइज रिटर्न। ठीक। अच्छा, यहाँ पे और मैं चांस पूछा एक, हम तो बोलेंगे एग्जाम में अगर ये 2A भी आए तो वो लिख के आना। ठीक है ना, क्योंकि 1 नंबर तो इसका सीधा मिल रहा है। हाँ सर, ये वैसे भी वो 140A बोल दिया है। कैलकुलेट द सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेएबल बोला है ना, कुछ भी। अरे बेटा 140A कुछ नहीं है, तुम अपने से बताओ कितना टैक्स जमा देते। ओके ओके। ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स को प्रेशर मत बनाओ माइंड पे, ये कुछ नहीं है, ये बोल रहा है तुम कैलकुलेट करके कितना टैक्स जमा देते। ओके। यहाँ पे बोला टैक्स पेएबल ऑन द टोटल इनकम बी डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20 इस 2,47,000। ठीक है। ही पेड एडवांस टैक्स ऑफ ₹30,200 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 18-19। एडवांस टैक्स दे चुके हैं। देना कितना था, 2,47,300 उसका इनकम है। हाँ। तो टैक्स कितना देना पड़ता, सर 2,47,300 ही देना पड़ता। नहीं वो टीडीएस है। वो इनकम बताया ना बेटा, टोटल इनकम। ओके हाँ, हम लोग तो कैलकुलेट करेंगे। आप इसको टैक्स थोड़ी ना मान लोगे, तो ये टोटल इनकम है। सर उस हिसाब से तो इसको कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। रुको एक बार, ही पेड एडवांस टैक्स ऑफ 200 टैक्स पेएबल। अच्छा नहीं, टैक्स पेएबल ही बोला, ये टैक्स पेएबल ही दिए। हाँ, टैक्स पेएबल माइनस 2400 का टीडीएस कटा हुआ है। हाँ, तो 244,900 उसको देना है एडवांस टैक्स। 244,900 उसको एडवांस टैक्स देना है, जिसमें से वो 30,000 दे के बैठे।
सिर्फ 30,000 ही दिया है। हाँ 30,200 ओके पेड एडवांस टैक्स ऑफ 30,200। तुमसे 234 एबीसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है बेटा। सर इंटरेस्ट दिया हुआ है। मतलब सर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन दिस कैलकुलेटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अमाउंट टू, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। अच्छा कैलकुलेट एज पर प्रोविजन अमाउंटेड टू इतना इतना एंड इतना। अच्छा तो निकालना क्या है इसमें? खाली सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेएबल निकालना। हाँ तो सर ये हाँ तो ठीक है ना, एडवांस टैक्स भी। उसको 244,900 देना है, ठीक है। 30,000 एडवांस टैक्स देना है, मतलब कितना और दिया हुआ है? 30,000 एडवांस टैक्स सर उसने दे दिया है, तो वो माइनस कर देंगे ना। मतलब 2,14,700। 2,14,700 उसको देना है। और हाँ इसके अलावा इंटरेस्ट देना है उसको। एक मिनट 4% सेस वाला कहानी। सर पेएबल टैक्स दिया है तो उसमें अच्छा तो टैक्स सेस पेबल दिया मतलब सेस एडेड है, ठीक है ठीक है। तो 234 एबीसी का इंटरेस्ट भी जोड़ लो, 10,400, 15,900 और 8,700। 2,49,700। ये उसको देना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। कितना टैक्स उसको खुद से जमा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर प्रबीर विश्वास इज वर्किंग इन आईटीसी लिमिटेड, फर्निश द फॉलोइंग एस्टिमेटेड फॉर प्रीवियस ईयर 18-19, कंप्यूट टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ बाय आईटीसी लिमिटेड। तो उसका पर मंथ कितना टैक्स कटेगा, आईटीसी लिमिटेड कितना काटेगा वो निकालने बोला। बोला टैक्सेबल सैलरी 14 लाख है। रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी 50,000, पूरा छूट मिल जाएगा। हाँ और इन्वेस्टमेंट इनटू पीएफ भी 1 लाख है, पूरा 80 में डिडक्शन मिल जाएगा। यस सर। तो सर 14 एक चीज मुझे बताएंगे, हाउस प्रॉपर्टी का सर हम लोग को कुछ करने के लिए तो यहाँ आएगा ना? नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसका बहुत कुछ भूल चुकी हूँ, स्पेशली ये इंटरेस्ट ऑन लोन का केस। नहीं आएगा। ठीक है। और सर इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड पे पूरा अलाउड होता है, लिमिट भी होता था ना इंटरेस्ट ऑन लोन हाँ का? बोले तो वही तो देखना है। अगर आप 1/4/99 के पहले आपका घर बना है, हाँ घर बनना स्टार्ट हुआ था 1/4/99 के पहले, ठीक है। नहीं हाँ ठीक है, हाँ 1/4/99 के पहले। और या तो आपको 3 चीज था, जब आपको 1.5 लाख का छूट मिलेगा मैक्सिमम। 3 कंडीशन था जब मैक्सिमम 1.5 लाख का छूट मिलेगा सेल्फ ऑक्युपाइड घर पे। और अगर ये 3 में से एक भी कंडीशन ब्रेकअप हो रहा है तो मैक्सिमम 30,000, ठीक है। हेलो हाँ सर वो 1.5 लाख था, 2 लाख नहीं था? तो नहीं 1.5 लाख सेल्फ ऑक्युपाइड में तो 1.5 लाख, ओवरऑल 2 लाख होता है बेटा। ओके, तो सारे जितने घर है सब मिला के? हाँ नहीं अब गलती कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन लोन में अगर आपको लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, आपको एडजस्ट करने मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ओके। नॉर्मल घर है, अगर विदाउट सेल्फ ऑक्युपाइड घर है, नॉर्मल लेट आउट घर है, फुल्ली पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन आप माइनस कर सकते हो। ओके लेकिन एडजस्टमेंट करने के 2 लाख मिलेगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ओके ओके। यहाँ पे 1/4 कंडीशन है जब आपको 1.5 लाख का छूट मिल सकता है। 1/4/99 के बाद घर बनाओ, कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ हो, ओके ठीक है। घर 3 साल में बन के कंप्लीट हो गया हो और आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया। याद है वो बोलता था थ्योरेटिकल बात है कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलना, तो वो आपको क्वेश्चन में कोई ज्ञानबाजी का बात है, वो आपको बोलेगा भी नहीं, तो मान लो कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया। 3 साल में घर बन गया है और 1/4/99 के बाद घर बनना स्टार्ट हुआ है, यस सर। तो तब आपको 1.5 लाख मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिलेगा सेल्फ ऑक्युपाइड घर पे। सर आप एक बार मुझे चेक करके बताएंगे, मुझे वो 2 लाख ही लग रहा है, क्योंकि मैंने उसको याद ही ऐसे किया था कि दोनों तरफ से 2 लाख होता है। रुको हम 1 सेकंड देख लेते। हाँ ओके हाँ ये 1.5 लाख नहीं 2 लाख है, ओके ठीक है सर। ठीक है। हाँ तो अगर आपका ये 3 कंडीशन पूरा होता है तो 2 लाख, नहीं तो 30,000। ओके। यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं है, मान लेंगे कंडीशन पूरा हुआ तो आपको कितना छूट मिलेगा?
50,000 तो मिल ही जाएगा। पूरा मिल जाएगा। हाँ। तो यानी अब आपका इनकम कितना बना, 14 लाख का सैलरी है, तो उसमें 50,000 और 1 लाख 1.5 लाख गया, तो 12.5 लाख बचा। हाँ। अब 12.5 लाख पे आप पहले टैक्स कैलकुलेट करो। इंडिविजुअल है, 2.5 लाख तक नील। हाँ। 2.5 से 5 में 12,500, 5 से 10 में 1 लाख, 1 लाख बच गया। 2.5 लाख का 30% 75,000, तो आपका आ जाएगा ये 1,87,500। 500। हाँ। अब आपको पूछा गया, वो थोड़ा सा गौर से पढ़ लो। कंप्यूट टैक्स टू बी डिडक्टेड एट पर मंथ, इसको डिवाइड बाय 12 कर लेगा तुम्हारा बॉस, हर महीना काटता जाएगा इतना सैलरी से। सर उसमें सेस, हाँ सॉरी भूल जाता, 4% सेल्स जोड़ो। हाँ। 1,500 का 4%, उसको जो भी आए डिवाइड बाय 12 कर लो, तुम्हारा बॉस उतना तुम्हारे अकाउंट से TDS काटता रहेगा। यस सर। अब वो अब कई बार क्या होता है, ये बॉस के ऊपर होता है, वो लास्ट 3 महीने में काट लेते हैं। कई बार वो फर्स्ट मंथ में, हर मंथ में काटेगा, कई बार लास्ट महीना में भी काट सकता है। वो तुम्हारा और तुम्हारे बॉस के टर्म्स पे होता है। ओके ठीक है सर। एक और चीज, जैसे TDS ये तो सैलरी का दिया, अगर किसी और चीज का देता है तो उसमें से तो कोई भी लॉस हम एडजस्ट नहीं कर सकते। बेटा लॉस ना इनकम से एडजस्ट करती हो, TDS से थोड़ी ना। नहीं सर, मैं इनकम का ही बात करूँ। जैसे इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी दिया ना, हाँ, तो अगर कोई और चीज का देता है जिसपे TDS लगता है, जैसे कैजुअल इनकम, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेस का, तो उस सब से तो कोई भी लॉस एडजस्ट ऐसे भी नहीं होता है। नहीं, अरे देखो आप सीधा बात समझो, उन इनकम से अगर वो लॉस एडजस्ट नहीं होगा तो उसके TDS से कैसे एडजस्ट होगा। ठीक है। और सर अगर वो देगा इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स होता है। बेटा आप एक चीज बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। यस सर। आप गलत जगह TDS को घुसा रहे हो। आपको उससे मतलब ही क्या है कि कहाँ उस पर TDS कटाएगी नहीं। आप तो अपने सारे इनकम को फुल इनकम लेते हो, ग्रॉस वैल्यू पे हाँ। सब ऐड करते हो। अब उनमें कोई एडजस्टमेंट अलाउड होता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो। अब जो बचता है उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हो ना। सर मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे मेरे को टैक्सेबल सैलरी दिया था ना, तो मेरे को इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स देता इसी सब में। हाँ, इस सब में ही देता, सैलरी होता ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स होता। हाँ तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ना। हाँ। तो सर उसमें से उसका टैक्स कैलकुलेट करने से पहले जब मैं ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करूंगी, उसमें से भी मैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो एडजस्ट कर सकती हूँ ना। बिल्कुल कर सकती हो, लॉस फ्रॉम PGBP एडजस्ट कर सकती हो, सब एडजस्ट कर सकते हो। मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप उसमें जबरदस्ती TDS लेके घुस रहे हो, जरूरत नहीं है। जब तक इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तब तक TDS का बात आई क्यों रहा है माइंड में। नहीं सर, मैं TDS के पहले ही पूछ रही थी, मतलब ये टैक्स के पहले ही मैं पूछ रही थी। हाँ तो नॉर्मली जो एडजस्टमेंट अलाउड है क्यों नहीं करोगे। ठीक। अब अगर तुम बोलोगे मेरा TDS फालतू काम कहीं कट गया, पूरा रिफंडेबल होगा। मान लो ओवरऑल करने के बाद लॉस ही आ जाता, हाँ, तो तुम गवर्नमेंट को बोलते जो भी TDS कटा है पूरा ही तो गलत TDS कट गया, पूरा रिफंडेबल होगा। रिफंडेबल होगा, राइट। ओके। राइट है शॉर्ट नोट ऑन बेंच जजमेंट असेसमेंट 144। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन कर लो या ये कर लो, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन ही करोगे। हाँ। अब ग्रुप बी में आपको 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे। आपको बोला था एस्टिमेटेड इनकम ऑफ श्री मुकुल घोष, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल जिसका एज 55 साल है। आपको उसका इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी दिया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया है। बोला उसको 80C का डिडक्शन अलाउड है 51,500, 80G का 7,500। TDS कटा हुआ उनके इनकम पे 7,330। बताओ एडवांस टैक्स कितना देगा मिस्टर मुकुल, ऑल इंस्टॉलमेंट मतलब चारों क्वार्टर का। हाँ पूरा ब्रेकअप दिखाना। तो पहले तो उसका इनकम निकाल लो, टैक्स निकालो पहले तो सब 42,500 प्लस 5,45 प्लस 1 25,500 कितना होगा। 7,13,000। 7,13,000 आ रहा है। अब उसमें से आप ये 51,500 माइनस कर लो, 7.5 माइनस कर लो, 6,54,000 6,54,000 टोटल इनकम आ रहा है। हाँ। TDS तो बाद में माइनस करेंगे। अब 6,54,000 पे टैक्स निकालो, 2.5 लाख तक मिल, 2.5 से 5 पे 12,500, और अब बच गया 5 लाख से 6 54 1,54,000 का 20%, 30,800। 30,800 और तो 43,300 मेरा ग्रोस टैक्स 43,300 ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है, जिसमें से TDS माइनस करो 7,330,
सर पहले सेस ऐड। नहीं नहीं नहीं, सर टीडीएस में तो ऑलरेडी सेस इंक्लूडेड होता है ना। नहीं 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 नहीं, हर टीडीएस में सेस इंक्लूडेड नहीं होता। खाली फॉरेनर से जो टीडीएस काटते हैं ना, हाँ और बस उस पे सेस इंक्लूड होता है, और वो आपका लॉटरी इनकम में सेस इंक्लूड होता है। ओके। हर टीडीएस में सेस इंक्लूड नहीं होता। टीडीएस का सीधा रेट होता है 10%, 1% सीधा वही कटता है। वो 1.33 नहीं काटेगा ओके। या 1.34 नहीं काटेगा, ऐसे नहीं काटेगा। तो 43 माइनस 7,330 करो। एक सेकेंड सर। हाँ 35,970। एक मिनट, 43 कितना आया? 35,970। 35,970 आपका टैक्स आपको देना चाहिए था। सर इसमें सेस ऐड कर देंगे। हाँ, इसमें से सेट करो। 1439 37,408। 37,408 ये तुम्हारा टैक्स गवर्नमेंट को जमा देना बनता है। सर एडवांस टैक्स में तो उसका राउंड ऑफ कुछ नहीं है ना। नहीं, ये तुम्हारा टैक्स देना बनता है गवर्नमेंट को। अब 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक कितना जमा हो जाना चाहिए? तो 25% यहाँ जमा हो जाना चाहिए। सर 15%। 15% यहाँ हो जाना चाहिए, 45 यहाँ, 75 यहाँ, 100 यहाँ। यस सर। तो 15% कितना होगा? कितना फिगर आया था? 37,408। 37,408 का 15% निकाल लोगे, 45 निकालोगे, 75 निकालोगे, 100 निकालोगे। हाँ यस सर। हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सर है? मैंने ना सेस पहले ऐड करके फिर टीडीएस लेस कर दिया था, तो अब तो मुझे पता चल गया, तो अब मैं उल्टा ही करूंगी। बट इसका मार्क्स अगर कटता तो कितना कट सकता था इस चीज के लिए? एक आध मार्क्स कटता। ठीक है ओके। अब आएगा कौशिक फाइल्ड हिज रिटर्न ऑन इनकम ऑन असेसमेंट ईयर 19-20 ऑन 8/10/2019। सर ये तो और में है। हाँ तो ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपने, तो 2 मिनट देख लेते हैं ना क्वेश्चन के। ठीक है सर। बढ़िया। कौशिक फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर 19-20 ऑन 8/10/2019। ड्यू डेट ऑफ सबमिशन लेकिन 31/7/2019 था। तो मतलब कितना दिन लेट हुआ? 8, 9, 10, 3 महीना। हाँ ठीक है, 3 महीना लेट हुआ वो। शोइंग इनकम उसका 9,50,000 है। बोला उसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फीस पेएबल निकालो बाय कौशिक फॉर डिलेड सबमिशन ऑफ रिटर्न। मतलब 234A निकालना है खाली, है ना? यस सर। तो 234A निकल जाएगा। 3 महीना लेट हुआ है। पहले 9.5 लाख पे टैक्स निकालो। 1%। 1%। नहीं ये इनकम है ना। ठीक है। 9.5 लाख इनकम है, तो 2.5 लाख तक नील। 2.5 से 5 पे 12,500 और बच गया और 4,50,000। 4,50,000 का 20% 90,000 और। हाँ तो 10,02,500। 1,02,500। ओ सॉरी यस सर। हाँ 1,02,500 रुपये टैक्स देगा वो। यस सर। तो इस पे 4% सेस कितना आता? 4,100। तो ये आ जाता 1,06,600। ठीक है, यस सर। इतना टैक्स उसका बनता है। तो जितना महीना Into रिटर्न one। फाइनल में डेट वो इंटू 1%। टीडीएस वीडीएस कुछ जमा दिया नहीं है ये। तो इंटू सर 1। 3,198 आता जिसको 3,200 ले लेते। हाँ 3,200 उसको ब्याज देना पड़ेगा। सर इसमें राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 नहीं, इसमें राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए था। 319 नहीं। सर पॉइंट तो नहीं है 98 का 99। नहीं नियरेस्ट ऑफ 10 ठीक है। हाँ 319, अरे 3,200 3200 रुपये। नियरेस्ट ऑफ 10 में राउंड ऑफ करना। ओके तो वो अगर 88 होता तो 90 हो जाता 3190। हाँ। ठीक। इसके साथ ही पूछा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 18-19 मिस्टर राजपूत सिंह हैज पेड एन एडवांस टैक्स ऑफ 15,200। ही हैज सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स सेड ईयर ऑन जून 15, 2019 शोइंग द टोटल इनकम 6,40,000।
ड्यूरिंग दिस ईयर टैक्स ऑफ 3,500 हैज बीन डिडक्टेड TDS इफ द असेसमेंट इज कंप्लीटेड इन अप्रैल 13, 2020. कैलकुलेट द इंटरेस्ट अप टू 34B. 31-34B क्या बोलते हैं? 31 मार्च तक पूरा टैक्स जमा हो जाना चाहिए. यस सर. नहीं तो फिर जितना लेट हुआ उतना लेट पे 34B का इंटरेस्ट लगेगा. हाँ. तो इसका टैक्स कितना बनता है? ये 15,200 एडवांस टैक्स दिए और इनकम है 6,40,000. तो वही 12,500 और बचा हुआ 1,40,000 का 20%. हाँ 28,000 तो 40,500. 40,500 उसका टैक्स बनता है. 3500 एडवांस टैक्स है उसका जमा, TDS सॉरी. 37,000. हाँ. इतना टैक्स उसको देना चाहिए था. 31 मार्च के अंदर तक जमा हो जाना था. यस सर. लेकिन उसका कितना जमा हुआ? खाली 15,200. 200. कितना कम पड़ गया? 21,800. 21,800 कम पड़ गया. हाँ. इतना रुपया उसका मार्च के बाद जितना लेट हुआ जमा होने में, वो रिटर्न फाइल कब की है? 15 जून को रिटर्न फाइल कर दिया वो. ठीक है ना? यस सर. तो 15 जून तक के लिए उसको ब्याज खाना पड़ेगा. 3 महीना. 3 महीने का ब्याज देगा, इंटू 3% निकाल लेना. 654 सर. 654 को 650 करेंगे ना? हाँ. एक बात है यहाँ पे, एक चीज चेक कर लेते हैं. रुको, राउंड ऑफ कहाँ हो रहा है? बार बार डाउट ला लो तो बार बार मन में आ रहा है. एक बार जो यहाँ पे देख लेंगे. लेकिन एक बात गौर करो, यहाँ पे बोला असेसमेंट कंप्लीट हुआ अप्रैल 13, 2020 को. लेकिन एसएससी इनकम टैक्स ऑफिसर कहीं भी ज्यादा टैक्स लगाया नहीं है उस पर, है ना? हाँ. हाँ, तो मतलब उसको और एक्स्ट्रा डिले कुछ भी नहीं हुआ है जमा करने में. हाँ. वरना उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको. मान लो Okay. 15 जून को 15,200 दे दिया और अपने हिसाब से जो फिगर आ रहा है अपने कैलकुलेट कर लिए कि इतना शॉर्टफॉल हुआ होगा, वो 15 जून को जमा कर दिया होगा. हाँ. लेकिन बेटा जी सीधा साधा पॉइंट है कि अगर वो उतना 15 जून को जमा कर दिया होगा और उससे लेट होने के बाद और उसका 5,000 रुपया निकल कर आया तो 5,000 रुपया और ब्याज लगेगा उसको. ठीक है? हाँ. यस सर. यस सर. आप जो बोल रहे हो एक बार देख लेते हैं. मल्टीपल ऑफ नहीं, नियरेस्ट ऑफ 1 में राउंड ऑफ होगा. 3199 हो गई. ठीक है? मतलब पॉइंट में हो ना, पैसा में 3198 ही आ रहा था ना, वो पॉइंट नहीं आ रहा हाँ था सर. ना. वो तो राउंड ही है. हाँ, तो फिर वो राउंड है तो राउंड ही रह जाए. ओके. अब आ गया ग्रुप सी 15 नंबर का क्वेश्चन. ठीक है? ये देखो पूरा सैलरी का सम दिया उसको. हाँ सर. ये इसके साथ क्या दिए? परफॉर्मेंस असेसमेंट. ये रहा, तो वही करेंगे. हाँ. चलो ठीक है. एग्जाम में क्योंकि देखिए सर यहाँ तो सैलरी दिया है, कहीं पर दे देगा आउट प्रॉपर्टी का या कहीं दे देगा कैपिटल गेन का. तो देखो प्रॉफिट ऑफ द लॉस ऑफ मेसर्स P&Q शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 है. और आपको दिया है पूरा उनका PL. तो हमको एक चीज दिख रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक ही है, उसको कुछ नहीं करेंगे. रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय को जनरली हाथ में लगाएंगे और नीचे कुछ गड़बड़ नहीं बताएगा तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर पूरा एड बैक होगा. अदर एक्सपेंसेस को अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो हाथ नहीं लगाएंगे, नीचे देख लेंगे नोट्स में. डेप्रिसिएशन पूरा एड बैक होगा. हाँ. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लो 16% बोल दिया. P और Q दो को ही मिला है, अब दो ही तो पार्टनर है. हाँ, तो दो ही पार्टनर है तो दोनों को इंटरेस्ट मिला है 16,000. ये 16,000 अगर 16% है तो 4% कितना होगा? 4,000 होगा सर. हाँ. 4 4 8 8,000 हो गया. ये 8,000 एड बैक होगा.
ये 20,000 Yes. पूरा नेट प्रॉफिट में, ये 8,000 एडबैक, ये 10,000 एडबैक, ये 240 एडबैक एक बार के लिए। हाँ इधर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ये इंटरेस्ट, ये दोनों ही तो बिजनेस इनकम नहीं है, हाँ, ये लेस हो जाएगा। ये दोनों लेस होंगे। हाँ इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या दिए। बोला द फर्म एज अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग: 24,000 पेड इन कैश टू अ सप्लायर वो रिफ्यूज पूरा टू, जो चेक से लेने मना कर दिया था, पूरा एडबैक होगा ये। हाँ फिर बोला डोनेशन टू रिकॉग्नाइज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर 6,000 एंड टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, दोनों एडबैक होगा। दोनों एडबैक डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट, ये माइनस होगा। माइनस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिप्रेजेंटेड एज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड कंप्यूटेड एज प्रोविजन ऑफ IT एक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो सेल ऑफ लैंड बताया तो 20%। हाँ वो ठीक है, वो एड बैक होगा, वो अलग बात होगी। माइनस हाँ। होगा, माइनस होगा। हाँ नहीं सर, ये लैंड बता दिया तो 20 होता ना, अगर वो शेयर्स वगैरह होता तो हाँ फिर वो अलग ठीक है, वो ठीक है। अदर इनकम ऑफ द पार्टनर्स, बोला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि नहीं। एक सम है 2022 में, उसमें भी सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड दिया हुआ है, उसमें बस यही लिखा है इट इज कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ IT एक्ट, उससे तो हमें कोई लेना अरे ये नहीं। तो बेटा भी कंप्यूटर तो एज पर प्रोविजन ऑफ IT एक्ट ही होना चाहिए, नहीं हाँ। होता तो दिक्कत था, हाँ तो नहीं होता तो हमको फिर पूरा बताता वो लोग कितना में परचेजिंग एक्विजिशन है, कितना में उसका ट्रांससेल कंसिडरेशन है, वो कैपिटल गेन की तरह पूरा कैलकुलेट होता। सर वो नहीं देगा ना, नहीं। वरना फिर वो भी रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं वो नहीं देगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अदर इनकम ऑफ पार्टनर, सर इससे हमको कोई मतलब नहीं है बिजनेस को। हाँ, अगर पार्टनर का टैक्स लायबिलिटी पूछे तो देखेंगे ना। हाँ बिल्कुल। एक बहुत पहले सम में आया था, हाँ। ये जो ईयर पेपर भेजा था। यहाँ पे तुमको बोला टोटल इनकम ऑफ द फर्म निकालो, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म निकालो। ठीक बात। यस तो सर अगर हम फटाक से एक बार अपना फिगर आउट कर ले, हमको 20,000 नेट प्रॉफिट दिखाया हुआ है, तो 20 में 8,000 एडबैक होगा, 28,000, ये 2,40,000 एडबैक होगा, तो 2,68,000 हुआ। यस सर। 268 में माइनस होगा आपका 24,000 और 1,52,000। ठीक है। हाँ यस सर। और सर ऐड बैक करना एक बार 6 और 12 18,000, बस 18,000 ऐड बैक करना, 15,000 माइनस करना। 18,000 ऐड बैक करना है और 15,000 माइनस करना है, तो मेरा बुक प्रॉफिट आ जाएगा। 1,29,000 बुक प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। अब हम देखेंगे कितना रेमुनरेशन दे सकते थे। सर ये 2,68,000 हम लोग का वो सब ऐड करके आया ना, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन और रेम्यूनरेशन, वो पहले ही कर लिया ना। हाँ ठीक है। हाँ मतलब क्या, हाँ रेमुनरेशन तो एडवेट किया। देखो ना 20,000 था, 20,000 में 8,000 ऐड हुआ, 28,000, और आपका 240 ऐड बैक होगा, 28 और 240 268। ये रहा। ठीक है। सर डेप्रिसिएशन 10,000। अच्छा वो ऐड बैक नहीं किए, और वो 278। हाँ 278 ये हो जाएगा 139, मतलब नहीं वो 129 ही है, मैंने वो कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा ठीक है, तब तब ठीक है। तो ये 129 टोटल आ रहा है। हाँ अब मेरे को क्या करना है सर, हमको रेमुनरेशन निकालना है। पहला 3 लाख तक बोला 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, और 1.5 लाख विच एवर इज हायर। हाँ तो यहाँ पे 129 का 90% और 1.5 लाख ये हायर आएगा, तो मतलब 1.5 लाख तक रेमुनरेशन दे सकते हैं। फर्म कितना दिया है, 240 इन दोनों में विचर इज लोअर, और सो तो 1.5 लाख ही माइनस होगा, सही तो नेगेटिव ही आ गया, हाँ 21,000। तो लॉस आ रहा है 21,000 का। हाँ तो यहाँ पे टैक्स कुछ नहीं होगा सर, टोटल ना, तो टोटल। अच्छा ठीक है, ये तो लॉस आया बिजनेस से, सॉरी ये गलती हो, तो बिजनेस से लॉस आया। तो अभी आपको निकालना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, टोटल इनकम पहले निकालेंगे। हाँ, तो आपका 24,000 लॉस आ रहा है, और आपका उधर में गेन आ रहा है, गेन आ रहा है आपका, और कहीं से कोई गेन आ रहा है? हाँ आपको एक तो आ रहा है सर, वो 24,000 लॉस किसका है? बिजनेस का, 21,000 सॉरी, हाँ 21,000 लॉस बिजनेस का आ रहा है, और आपको खाली कैपिटल गेन है और वो इंटरेस्ट इनकम है, 24,000 का इंटरेस्ट इनकम है,
वो तो इससे एडजस्ट हो सकता है। सर मैं अगर कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लूं? नहीं 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 होगा ना। अच्छा कैपिटल गेन है ना, हाँ एडजस्ट हो जाएगा। सर इसलिए क्योंकि अगर मैं इंटरेस्ट से कर दूंगी तो फिर मैं डिडक्शन नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरा एडजस्टेड वाला अमाउंट मतलब कम जाएगा। तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर दूंगी ताकि मैं वो 24,000 पे डिडक्शन ले सकूं। हाँ ठीक है, तो आपका 152 में से 21 जाएगा। 152 में से 21 जाएगा तो बचेगा 1,31,000 प्लस उसमें 24,000 का इंटरेस्ट इनकम ऐड कर लोगे। हाँ 155। ठीक है। हाँ अब ये 24,000 पे तो 30% टैक्स निकालोगे। नहीं सर पहले तो डिडक्शंस ना। डिडक्शंस है कहाँ? सर वो पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन जीजीसी अच्छा और वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जी। हाँ ये माइनस करेंगे। एक मिनट, ये खाली इंडिविजुअल को नहीं है क्या? नहीं सर जी और जीजीसी। हाँ ठीक है, हाँ जी जीसी सबको पॉलिटिकल पार्टी का ठीक है। तो आपका बिजनेस इनकम, लेकिन एक बात है कैपिटल गेन में तो एडजस्ट करने नहीं मिलेगा आपको। सर क्या? कैपिटल गेन से आप 80 का रिडक्शन एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ सर लेकिन वो इंटरेस्ट वाला तो 24,000 मेरा है ना। हाँ वो कर लो एडजस्ट, वो 24,000 जो है उससे एडजस्ट कर लो। इस 24,000 में से आप तो पूरा हो जाएगा। 12 पूरा और 6 में 24,000 है ना, तो 12 और 6 18,000 हो जाएगा पूरा। नो सर, सर 6,000 का तो फिर एडजस्ट 10% अब क्या पता ये कौन सा है? सर चैरिटेबल। हाँ चैरिटेबल है तो 50% एडजस्टेड जीटीआई और वो उसका 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। हाँ तो सर वो उधर 1200 आएगा और इधर 6,000 है तो 1200 का ही 50% लेंगे तो 600। तो 600 वो और 12,000 तो ये पूरा। सर लेकिन ये ना मेरे को शिपर्णा सोल्यूशन भेजी थी तो उसमें 600 नहीं लिया, उसमें पूरा 3,000 ले लिया, वो गलत है ना? नहीं नहीं एक्चुअली में हम भी वही बोलने वाला था, क्योंकि आपको वो एडजस्टेड जीटीआई वाला काम ही तो वो इंडिविजुअल में हो पाता है, यहाँ पे एडजस्टेड जीटीआई नहीं निकल सकता। सर तो फर्म के हाँ केस वो ठीक में किया है, सीधा सीधी 50%, सीधा सीधी वो 50% कर लोगे 3,000। ठीक बोलिए, वो हम वही करने जा रहा था। 6,000 का 50% 3,000 और 12 पूरा, तो हमको कितना मिल जाएगा? 15,000 का यहाँ माइनस करने मिलेगा। ठीक है, तो 24,000 में 15,000 गया, बचा 9,000। ये 9,000 पे हमको टैक्स देना पड़ेगा 30%, तो ये आएगा 2700। और आपका कैपिटल गेन कितना बच रहा था? 1,31,000 है ना? यस यस तो 131 का 20%। हाँ 26,200, तो ये 26,200 और ये 2700 आपको टैक्स देना है। ओके सर, वो जो एडजस्टेड जीटीआई फर्म के केस में नहीं निकालते? नहीं निकालेंगे। ओके तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 28,900। ठीक, ये आपको देना 4% सेल्स भी लगाना है इसके ऊपर। हाँ और सर फर्म के केस में तो रिबेट होता ही नहीं है, तो दिखाने का भी नहीं है कि लेस रिबेट। नहीं रिबेट कुछ नहीं। हाँ और सर एक चीज मुझे और पूछना था, जैसे वो सरचार्ज होता है तो वो अगर वो तो होगा नहीं, लेकिन वो क्या दिखाएंगे कि एड सरचार्ज? नहीं कुछ नहीं दिखाएंगे। अब आ जाओ इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स में बोला डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, क्यों जीएसटी आया? हाँ थ्योरेटिकल है, लिख लोगे या बोलना है? सर थ्योरी हो जाएगा, आप मुझे सम का वो करवा दीजिए। व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी? ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन मिक्स सप्लाई एंड टैक्स लायबिलिटी। रिवर्स। सर एक मुझे बताइए, इसमें मान लीजिए मोबाइल फोन के साथ चार्जर है, तब वो तो कंपोजिट है, बट अगर मोबाइल फोन के साथ चार्जर और हेडफोन्स भी है, वो कंपोजिट है। कुछ कंपनियां देना बंद कर दिया, कुछ कंपनियां ये नॉर्मल लेकिन लाइफ में हेडफोन देता है फोन के साथ। ठीक है, अभी तो लेकिन कोई नहीं देता। नहीं बेटा कोई नहीं देता मत बोलो, महंगा फोन पे नहीं देता, छोटा फोन पे देता है आजकल। अभी भी मेरी मम्मी को भी मैं कीपैड फोन ला के दिए,
मेरी हाँ मम्मी को स्मार्टफोन नहीं समझ में आता, बोलती कीपैड ला के दो हमको। उसमें आया चार्जर हेडफोन, ओके तो हेडफोन का अलग थोड़ी ना एक्स्ट्रा जीएसटी लिए, वो कंपोजिट है, कंपोजिट है। कंपोजिट है ठीक हेडफोन चार्जर मोबाइल के साथ एक नॉर्मल, पता है कुछ एक कंट्री है वहाँ तो कंपलसरी बोल दी है कि आपको देना पड़ेगा वरना हम आपका फोन नहीं बिकने देंगे। अच्छा हुआ वो लोग राइट है अपनी जगह। हाँ। अच्छा सर, अगर जैसे ब्रेकफास्ट तो कंपोजिट में आता है, और अगर रूम के साथ ब्रेकफास्ट प्लस डिनर है, डिनर आपका वो है मिक्स सप्लाई। मिक्स्ड है ना। ठीक है। और सर वो आपसे मैंने वो क्वेश्चन मुझे याद है कि हमने किया था क्लास में, लेकिन उसका आंसर मैं भूल गई, आपके साथ ही किया था। वो स्टे के साथ टूर फैसिलिटी भी है। हाँ तो वो आपको चार्जेबल है मिक्स सप्लाई की तरह, मिक्स्ड हो जाएगा ना, ठीक है। केवल होटल रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट आजकल चलन में है, तो इसलिए उसको कंपोजिट माना है, मान लिया है। मान लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल दिया अच्छा ठीक है चलो। अरे वो लोग भी जानता है ब्रेकफास्ट में कितना ही कुछ दे देगा, ठीक है, लेकिन लंच डिनर लंबा पैकेज होता है होटल का, तो टूर ट्रैवल में अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है, हाँ तो इसीलिए वो मिक्स मान लिया। शॉर्ट नोट ऑन रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी, ये भी थ्योरी है। हाँ सर, इसमें कितना लिखेंगे? रिवर्स चार्ज तो बहुत बड़ा है बेटा। देखो 5 मार्क्स का अराउंड आपको 8-10 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, 10 ही मान लो, आप डबल कर लो। ठीक है। साथ में क्या पूछा देखो, वाला बेटर है। कौन सा साइड साथ वाला तो हाँ, टाइम ऑफ स्टेट द प्रोविजन रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। हाँ तो नॉर्मल क्या रूल है, बिल जब बना या बिल जब बनना चाहिए था, व्हिचएवर इज अर्लियर। अर्लियर, ठीक बात। सर बिल बना मतलब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट। बिल बना मतलब बिल ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, और ड्यू डेट मतलब जब बिल बनना चाहिए, एक्चुअली मतलब जब गुड डिलीवर्ड हुआ तब। हाँ, जब गुड डिलीवर्ड हुआ। अगर डेट ऑफ इनवॉइस नहीं दिया तो डिलीवरी का डेट हम लोग डेट ऑफ इनवॉइस मानते हैं ना। एकदम, मतलब मानते उस दिन बिल बन जाना चाहिए था। अरे महान है ना, आपको हम गुड्स दे दिया और बिल बाद की डेट पे बनाएगा, पागल है क्या? क्यों बनाएगा? हम आपको आज गुड्स का आप मोबाइल फोन आज मेरी दुकान से ले गए, हाँ, 1 फरवरी को हम बिल बोला कि बिल हम 5 फरवरी को बना देगा, क्यों? तो और सर वो पार्ट एक है मुझे दिखा डेट ऑफ इनवॉइस, वो भी करना है क्या? नहीं करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बोला है, तो यहाँ पे इसमें अच्छा नीचे क्वेश्चन है भाई, हम सोचा क्वेश्चन क्या है ये रहा। वरुण रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई सर्टेन गुड्स टू तरुण, द फॉलोइंग आर डिटेल अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स है 15 मार्च, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है 18 मार्च, डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स 25 मार्च एंड डेट ऑफ बैंक क्रेडिटेड 28 मार्च। पेमेंट से हमको कोई मतलब ही नहीं है गुड्स के केस में। हाँ, हमको मतलब है इन दोनों डेट से। जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ उस दिन बिल बन जाना चाहिए था। यस सर। बट बिल बना 18 तारीख को, तो 15 मार्च हुआ डेट ऑफ इनवॉइस। हाँ, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई। और सर गुड्स में भी तो रिवर्स चार्ज होता है ना, रिवर्स। हाँ, आरसीएम होता है, वहाँ पर 3 डेट में से एक डेट होता है, याद करो। हाँ, उसमें वो पेमेंट वाला, पेमेंट डेट, इनवॉइस डेट, या फिर 31 डेज प्लस इनवॉइस। हाँ ठीक है। तो सर अगर ये गुड्स आरसीएम का कुछ होता तो वो मेंशन्ड होता ना। हाँ बिल्कुल मेंशन होता, यहाँ फॉरवर्ड चार्ज बोल ही दिया बेटा। हाँ ठीक है, गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मेंशन ही किया है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 1 लाख है। हाँ। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग नॉट इंक्लूडेड इन सेलिंग प्राइस, ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ बायर्स रिक्वेस्ट नॉट इंक्लूडेड तो ऐड हो जाएगा, ऐड होगा। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लेस हो जाएगा। ये इंक्लूडेड बोला है क्या? सर इसमें नॉट इंक्लूडेड लिखा नहीं है ना, जो नहीं। हाँ मतलब ठीक है, ठीक है, ये माइनस होगा। और कोई से सब्सिडी मिलता गवर्नमेंट छोड़ के तब माइनस नहीं होता, तब नहीं होता। हाँ। ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली अलाउड शोन सेपरेटली, एकदम पहले माइनस हो जाएगा। हाँ माइनस करेंगे, शोन सेपरेटली है, तो बस वैल्यू आएगा उस पर 2.5% दोनों निकाल देंगे।
अच्छा सर, अगर शोन सेपरेटली नहीं होगा तो उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं नहीं, मतलब मतलब वो ऑलरेडी माइनस किया डिडक्ट हुआ किया ऑलरेडी। हुआ है, हाँ हाँ। किया हुआ है, हाँ। अब आ जाते हैं 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू में कंपोजिशन स्कीम। वही हो गया ना, हाँ तुमको क्वार्टरली रिटर्न भरने का ऑप्शन मिलेगा। हाँ कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, 2 मार्क्स का पूछा है, तो तुमको बोलना पड़ेगा कब अमाउंट वाला लिमिट कुछ स्टेट में 75 लाख है, कुछ स्टेट में 150 लैक्स है। हम्म ठीक है। किन किन को नहीं अलाउड होगा कंपोजिशन स्कीम, अगर वो सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, इन लोगों को नहीं मिलेगा आरसीएम कंपोजिट स्कीम। ठीक है। मेंशन एनी 4 केसेस वेयर अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। अलग से भी पूछ लिया तो 2 नंबर में केवल कंपोजिशन का मतलब ही बताना फिर, और अमाउंट वाला लिमिट बता देना बस, और क्या। अरे दोनों आंसर में सेम थोड़ी लिखोगे। यस सर, तो एक बार थर्ड वाला पूछिए, देखिए क्वेश्चन। नहीं, थर्ड वाला अलग है, हम देख लिया। थर्ड वाला में बोला है ये 150 लाख और या 75 लाख का कैलकुलेट करते समय क्या क्या नहीं लेंगे या क्या क्या लेंगे। ओके, तो हम बताते हैं वो 2 मिनट में, बट पहले सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। तो 4 पूछे हैं, 4 केसेस वे नॉट एप्लीकेबल। पहला बोलोगे दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं, सर्विस वालों को नहीं है, दूसरे स्टेट में माल बेचने वालों को नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं है, और एक क्या नहीं है, हाँ जिन लोगों का टर्नओवर ये लिमिट क्रॉस कर रहे हैं उनको नहीं है। हाँ ये तो, हाँ। ये बोलने भूल गए थे। आज इनको नहीं है ना, आज से नहीं है। हाँ ठीक है। अब बोला हाउ विल यू डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर, तो बेटा सब कुछ लेंगे, चाहे वो तुम्हारा एक्सपोर्ट सेल है। देखो नॉर्मल जो जीएसटी वाला सेल है वो तो लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा तुम जो एक्सपोर्ट करो भले वो सब कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, दूसरे स्टेट में जो माल बिक रहा है वो भी ले लेंगे, सब जोड़ेंगे, आरसीएम भी जोड़ेंगे, सारा टर्नओवर जोड़ के देखेंगे तुम ये लिमिट पार कर रहे हो कि नहीं। देखो हम नोट्स में दिखाते हैं, 1 मिनट रुको। अच्छा, मतलब जिन पे कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है वो सोर्सेज से भी अगर मेरा इनकम है तो मैं उसको एक बार के लिए जोड़ लूंगी। हाँ, क्योंकि तुमको टर्नओवर देखना है सब कुछ जोड़ के। ओके, देखो हम दिखाते हैं, ये देखो, ये रहा कंपोजिशन स्कीम। मेरे नोट्स एप्लीकेबल बोला है 150 लाख तक कुछ स्टेट में, और कुछ स्टेट में 75 लाख है। ये रहा स्टेट का नाम, वो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ना, मोटा मोटी उनमें 75 लाख बोला और बाकी में 150 लाख बोला। हाँ, तुम ये बात बोलना भूल जाते, 2% तो आंसर करना था ना, पहला वाला 2 नंबर वाला। हाँ। अरे भाई कंपोजिट स्कीम है क्या, एक तो क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा, क्वार्टरली पेमेंट करना है। ठीक है। और दूसरा बात, आपका मैन्युफैक्चरर हो तो 1%, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग वाले हो तो 5%, या अदर कोई गुड्स के सप्लायर हो तो सीधा सीधी 1% और टर्नओवर जीएसटी लग जाएगा। ओके। अच्छा, और एक बात बोलना भूल जाती, ये जीएसटी तुमको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, तुम अपने कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते। हाँ। और एक बात बोल सकते थे लिखने के लिए कि तुमको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो हम तो बोला ही तुमको अपनी जेब से भरना है। हाँ, पूरा वही है। पूरा टर्नओवर पे 1% या 5% जमा दे दो, बात खत्म। ना कस्टमर से वसूल करना है ना इनपुट क्लेम लेना है, अपनी जेब से भरना है। जब वसूल किया नहीं तो क्लेम भी नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ना। अब देखो किन लोगों को नहीं करना है, तो ये देखो, नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, नो आरसीएम। जो लोग आरसीएम में उनको भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके। इनपुट का टैक्स क्रेडिट, ये तो रूल बताया कि नहीं लेना इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह। ठीक है। हाँ, आरसीएम भी एप्लीकेबल नहीं हाँ, होगा। अब देखो आप जोड़े ना क्या क्या एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, तो ये रहा देखो। तो टैक्सेबल सप्लाई तो लेना ही है सब, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एग्जम्प्टेड सप्लाई को भी ऐड कर लो, एक्सपोर्ट को भी ऐड कर लो, इंटरस्टेट सप्लाई को भी ऐड कर लो, खाली आरसीएम को ऐड मत करना, बाकी सब टर्नओवर ऐड कर लो। ठीक है। ठीक है बेटा, एक्चुअली में ना आरसीएम आपका परचेज है, सेल नहीं है। ठीक हाँ, है। उस पे तो वो मत, लायबिलिटी इधर आ जाती है। इसीलिए बोला इनवर्ट सप्लाई इन आरसीएम नॉट टू बी इंक्लूडेड। ओके। इनवर्ट सप्लाई है ना बेटा, तो उसको क्यों इंक्लूड कर लोगे। अरे ठीक है, टैक्स जमा तुम कर रहे हो अलग बात है, बट एक्चुअली में तुम्हारा थोड़ी जमा करने का जिम्मेदारी था, तो तुम्हारा सेल थोड़ी ना हो गया। यस सर। या तो सप्लाई बोला है,
तो ये ना टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई सब जोड़ लो। अब देखो तुम 150 सारे लाख, आउटवर्ड सप्लाई जोड़ लेंगे। हाँ सारे आउटपुट सप्लाई जोड़ लो। अब देखो तुम 150 लाख और 75 लाख क्रॉस नहीं कर रहे तो तुम्हारे लिए कंपोजिट स्कीम है, नहीं तो नहीं। ठीक है। अब बेनिफिट क्या है ये देखो लिखा था, पर्सन ऑप्टेड फॉर कंपोजिट स्कीम सेल फाइल रिटर्न क्वार्टरली एंड मेक पेमेंट ऑफ टैक्स इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। मतलब क्वार्टरली पेमेंट करना है और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। सर वहाँ पे 18th लिखा है क्या? हाँ हाँ, वो नेक्स्ट मंथ, क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ का 18th को जमा करना पड़ेगा। ओके। आप ये मत देखो, आपके अभी 18th का भी डेट जा चुका है, अब 20 तारीख सबके लिए। अच्छा। आप डेट को इग्नोर मार दो, आप केवल ठीक ये है। बोलो कि वो लोग को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, क्वार्टरली टैक्स पेमेंट करना है। ठीक बात, तो ये था आपका काम। हाँ। ठीक, देखो अमेरिका नो कलेक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम रिसिपिएंट। आप अपने गुड्स के रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि आपको जीएसटी ओन पॉकेट से देना है। तो ये पूरा कहानी आपका कंपोजिट स्कीम का था। हाँ। तो पूछे सर एक चीज पूछना था, जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो सर्विसेज पे होता है उसका तो हम लोग ने एक अच्छा खासा लिस्ट पढ़ लिया है, तो वो वैसे कोई गुड्स का भी लिस्ट है क्या? ये रहा। अब मेरा नोट्स को ठीक से देखे नहीं, मतलब ये राम दिखाता है। ये रहा, नॉट सो इम्पोर्टेंट इन एग्जाम बोल के हम पढ़ाया था, इसीलिए उतना लोग भूल गए। कैश्यू नट, बीड़ी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, सिल्क यार्न, लॉटरी टिकट, सप्लाई ऑफ यूज्ड व्हीकल या सीज्ड गुड, जो डिपार्टमेंट सीज करके गुड्स को बेचता है, वेस्ट एंड स्क्रैप, ये आइटम। ओके सर, ये तो उसमें नहीं देगा टाइम ऑफ सप्लाई में? नहीं, तब ठीक है। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ और में पूछा है, मिस्टर सुशांत चक्रवर्ती है जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल, फर्निश्ड विद द फॉलोइंग मंथ ऑफ डिटेल इन जुलाई 2019। वो बोल रहा है अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड उसके निकालने बोला है, और अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, वो दोनों का डिटेल दिया है तुमको। तो देखो तुमको यहाँ पे दिया इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस पहले से है, हाँ। आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, जीएसटी का इनपुट है उसके पास, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बता रहा है वो, इंटर स्टेट है उसका 24,19,000 का। इंटर स्टेट माने आईजीएसटी लगेगा इस पे, और ये इंट्रा स्टेट है यानी सी और एस लगेगा इस पे। हाँ। और वैसे उसका इनवर्ड भी है, तो उसका भी इंटर स्टेट दिया है आपको, इंट्रा स्टेट दिया है आपको। हाँ। जीएसटी का रेट आपको बता रहा है 18% ही है, मतलब इनपुट और आउटपुट पे अलग अलग रेट नहीं है आपकी, वो होता तो थोड़ा ध्यान दे लेना। हाँ 2022 में था। हाँ, तो आपको 9% है, सी और एस, और ये 18 है, तो मतलब 24,19,000 पे आप 18% जीएसटी पार्टी से कलेक्ट करके आए हो। कितना आएगा सर? 1,17,000 आईजीएसटी। और सी और एस कितना है? 1,36,800। 1,36,800 दोनों होगा, 1,36,800। हाँ। चलो ठीक है, आपके पास पहले से इनपुट है उसमें ऐड कर लेना ये, तो पहले से आई सी और एस का इनपुट है मेरे पास 2,66,500 प्लस मेरे पास हो जा रहा है 1,17,000। आई का इनपुट कितना है मेरे पास देख लो एक बार, सी का इनपुट है 55,500 और 48,000 एस का, और नया आया 1,36,000, 1,36,000 नहीं 1,36,800, 1,36,800। एक आप जोड़ो एक हम जोड़ लें। सर मेरे तो जुड़ा हुआ ही है। बोलो फिर। 369,000 आईजीएसटी का तो वही है, और वो 3,69,000। नहीं सॉरी आप इनपुट देख रहे हैं ना, मैं आउटपुट 383,500। ओ एक मेरा भी गलती हुआ, हम आउटपुट को इनपुट में ऐड कर रहे हैं, मेरा भी ब्लेंडर है। ये 1,17,000 तो आउटपुट है ना आपका? नो सर मैंने इनपुट से देख के ही बताया, मैंने तो सॉल्व किया हुआ है ना। ओ अच्छा, आप इनपुट का फिगर बता रहे हो? हाँ, तो आपका इनपुट का फिगर आ रहा है कितना आईजीएसटी का? 3,83,500। 3,83,500। और सी का
1,92,300. 1,92,300 और एस का 1,84,800. 1,84,800। ये जो सारे फिगर थे ये मेरे इनपुट के थे, इसको मैं आउटपुट से हटा दे रहा हूँ, ये सब इनपुट के थे। ठीक है, और आउटपुट का कितना हो रहा है? 24,19,000 का 18%। सर नहीं, 24,19,000 डिवाइडेड बाई 1. अच्छा, इसमें इंक्लूसिव है, ठीक है, बाकी दोनों एक्सक्लूसिव था तो सीधा निकाले थे। तो 24,19,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18, 3,69,000. 3,69,000 हमको देना है। मेरे पास इनपुट ऑलरेडी है 3,83,000 का, हम आराम से पूरा पे कर देंगे, फिर भी इनपुट बच जाएगा मेरे पास। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। वैसे ही 40,71,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 9 करो, ये चीज। हाँ, 3,10,500. 3,10,500, 3,10,500 आ जाएगा। अब आपको 192,300 देना है, नहीं आपको देना है 3,10,500 और आपके पास इनपुट 192,300 ही है। लेकिन आपके पास IGST का कितना इनपुट बच रहे हैं? 14,500. 14,500, वो आपको सी में एडजस्ट कर सकते हो आप। हाँ, और एस का क्या होगा? मेरे को 1,84,000 देना था ना, 84,800. 1,84,800 देना था मेरे को, और मेरे पास इनपुट है, मेरे पास देना तो 3,10,000 है, इनपुट है 1,84,800। ये एडजस्ट होगा, बाकी पेएबल हो जाएगा, सी और एस का पेएबल आ जाएगा। हाँ सर, इसमें तो दो ही मांगा है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट और नेट GST पेबल, लेकिन मैं 3 चार्ट्स बना दूंगी ना, आउटपुट सप्लाई एकदम बनाना ही है, बनाना ही है, बनाना ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ तो सर, एक होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट एंड फाइनल एडजस्टमेंट, आउटपुट सप्लाई और कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST पेबल। हाँ ठीक, ये बोला। मुझे बताइए, इसमें GST में ये ऐसा क्वेश्चन 22 में था, तो जैसे कि IGST के इनपुट से मैंने एडजस्ट कर दिया, उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचा आउटपुट का, तो वो मैं, जैसे हम लोग IGST का अगर क्रेडिट बचता है तो हम लोग हिसाब से बांट देते हैं ना, CGST SGST में, जो मोस्ट बेनिफिशियल केस हो एकदम। तो अगर IGST का आउटपुट बचता है तो वो जब एडजस्ट करेंगे तो वो भी हम हिसाब से ले सकते हैं। नहीं, पहले सी से फिर एस। अच्छा, मतलब पहले सी पूरा यूटिलाइज करना पड़े तो पूरा कर लेंगे एकदम। ओके, ठीक है। मिस्टर एस चौधरी इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम USA, वैल्यू ऑफ द गुड्स बोल रहा है आपको डॉलर में है 10,000, फ्रेट पेड बाई एयर है, मतलब 20% FOB और एक्चुअल विच इज लोअर लगेगा, वो भी डॉलर में है 2,500। इंश्योरेंस चार्जेस आर एक्चुअली पेड बाई डिटेल नॉट अवेलेबल, तो अगर नॉट अवेलेबल हो तो 1.125%, हाँ 1.125% सीधा लग जाएगा। अब बोला आपको डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड आउटसाइड इंडिया इन डॉलर ऐड होगा। हाँ, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट टू द फैक्ट्री कुछ नहीं होगा। नहीं आएगा। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री है 24 फरवरी, और आपका BCD ऑन दैट डेट इज 20%, और एक्सचेंज रेट भी उस दिन 71 है। ठीक है। और आपको बता रहा है डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड आपका 3 मार्च है। तो बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विचेज लेटर लेते हैं BCD के लिए, तो BCD 18% हो जाएगा और एक्सचेंज रेट 71 हो जाएगा। एक्सचेंज रेट 71 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा हमको। सर, जब हम लोग BCD देखते हैं तब तो येलो बिल जो होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है, मतलब वेयर हाउस वाला नहीं, लेकिन जब एक्सचेंज रेट देखते हैं तब अगर येलो बिल हो और वो पहले हो तो उसके डेट का देखेंगे ना, एकदम, जो फर्स्ट बिल हो, जो भी फर्स्ट बिल हो। हाँ, व्हाइट बिल या येलो बिल, जो भी फर्स्ट हो। IGST आपको बोला यहाँ 12% और STF बोल भी दिया, नहीं भी बोलता तो हम 10% लगा ही देते। ठीक है सर, तो करिए कैलकुलेट। तो सर आपका $10,000 था, उसमें पहले तो $500 ऐड करेंगे, हाँ, $10,500 होगा, हाँ, इंटू करेंगे 71, हाँ, 7,45,500 इंटू 71 करेंगे तो आएगा 7,45,500। हाँ, अब हम देखेंगे $2,500 है, 2,500 इंटू 71 कितना लग रहा है? सर ज्यादा आ रहा है, वो 20% कम है। हाँ, तो जो 20% आ रहा है 7,45,500 का,
हाँ 1,49,100। 1,49,100, जबकि ये कितना आता अगर करते तो 2500 इंटू 71, सर 2500 इंटू 71 177,500। तो ये विचेबल लोअर लेते तो 177,500 या 20% ऑफ FOB ये ले लिया, तो मेरा ये वैल्यू कितना आ गया 7,45,500 प्लस 149,100, 8,94,600। 8,94,600। अब इस पे आपका लगेगा पहले तो 18% BCD। सर इंश्योरेंस, अच्छा सॉरी इंश्योरेंस भूल जाते, 1.125% का इंश्योरेंस FOB पे ही, हाँ मतलब 7,45,500 का 1.125 ऐड करते। एक सेकेंड सर। सो 8,387। 8,387, 80387, नहीं 8,387। अच्छा 8,387, सॉरी 8,387, ये ऐड कर लो 1,57,487। 1,57,487 होता है। अब इस पे 18% हम निकालते हैं BCD, हाँ 162,538। 162,538, ओ सॉरी सर, उसको ऐड करके टोटल 9,02,987 आ जाता, ऊपर नीचे सब ऐड करके, मतलब वो ऊपर नीचे 745 वो भी ऐड कर देते ना। ये तो ये जो मैं 157 बोली ना, ये मेरा फ्रेट और इंश्योरेंस मिला के था, मैंने वो इनर कॉलम में लिखा था ना, उसको मिला के 9,02,987 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू आ रहा है 9,02,987, 9,02,987 ये आता जोड़ के, फ्रेट इंश्योरेंस सब जोड़ के। हाँ अब हम इस पे निकालते हैं 18% BCD, हाँ जो कि आता 1,62,538। 1,62,538 जोड़ते जो आता, नहीं HWS तो BCD के ऊपर लगेगा ना, हाँ तो HWS लगेगा 162,538 का 10%, हाँ तो 16,254। 254 ये आ जाता। जोड़ते जो फिगर आता उसके ऊपर लगता IGST 12% है। ये जो फिगर आता सब कुछ जोड़ने के बाद उस पर 12% IGST लगा देते। हाँ, और सर जो लास्ट में आता उसको लैंडेड वैल्यू बोलेंगे। बिल्कुल। और कस्टम्स ड्यूटी पेएबल में बेसिक ड्यूटी प्लस SWS प्लस IGST मिला के जो फिगर आएगा। नहीं, बेसिक कस्टम ड्यूटी जब बोलोगे तब वो दो को ही बोलोगे। हाँ सर, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में देखिए पूछा है कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू एंड कस्टम्स ड्यूटी पेएबल। हाँ तो कस्टम ड्यूटी पेएबल में तीनों आ जाएगा। तीनों आएगा ना? हाँ, मतलब SWS 18% BCD और ये 12% IGST। हाँ ठीक है। और सर अगर IGST 12% नहीं बोल के ऐसे बोले कि IGST एप्लीकेबल ऑन सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो भी तो हम लगाएंगे ही। बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। ठीक है। हाँ। ये था आपका पूरा पेपर। 2021 में आप 22-23 में वाला पेपर में आपको कौन सा वाला पेपर क्वेश्चन पे डाउट है? कुछ क्वेश्चन है कि सबका चेक करना है? सर सम्स तो मुझे ऐसे चेक ही करना है, आंसर्स इनका आंसर था ना आपके पास? हाँ। उसका नहीं है? नहीं उसका नहीं है, इसका भी आंसर नहीं था सर। वो एक क्वेश्चन जो था फॉर्म का, वो श्रीपर्णा को डाउट था इसलिए उसने भेजा था कि ये 3000 क्यों लिया। उसको भी ये लग रहा था कि 600 होना चाहिए ना। तब हमने सोचा मिलके कि ठीक है, गलत है। ठीक है, 1 मिनट रुको, हम आपका वो पेपर खोलता है, अभी कर लेते हैं। ठीक है सर। उसमें मेनली बाकी सब तो सिमिलर ही है। हाँ। बस उसमें मुझे एक चीज बता दीजिएगा, एडवांस टैक्स में ना 2 केस दिया है, एक जिसमें वो 45 इयर्स है, एक जिसमें 65 है। तो 65 में फर्क ये है कि वो सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक नील हो जाएगा एकदम। बाकी 3 से 5 कोई 5%, 5 से 10, 20 और 10 ये के ऊपर आपका 30। क्वेश्चन पेपर बोलो, कौन सा क्वेश्चन बोलो? सर एडवांस टैक्स क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा, बोलो। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे वहाँ पे देखिए 2 केस मांगा है, 45 इयर्स ओल्ड और 65 इयर्स ओल्ड। अब सर मैं ये पूछ रही थी, जब मैं एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगी टोटल इनकम तो एक ही निकलेगा, उसके बाद
तो सर मैं क्या 2 अलग-अलग चार्ट बना के दिखाऊंगी, एकदम स्टेटमेंट बना एकदम 200%। तो 45 इयर्स के लिए अलग स्टेटमेंट एकदम और 65 के लिए अलग स्टेटमेंट। बिल्कुल। ओके। और सर जब इंस्टॉलमेंट दिखाऊंगी तब तो एक ही स्टेटमेंट में कर सकती हूँ ना, केस 1 केस 2 करके। एकदम ओके, लेकिन वो कंप्यूटेशन का 2 अलग स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। तो आपको इंस्टॉलमेंट का भी तो 2 स्टेटमेंट दिया है, केस 1 केस 2 का भी तो 2 चार्ट ही बनाओगे। नो सर 2 चार्ट नहीं ना, वो जैसे डेट वर्किंग और उसके बाद जो अमाउंट होता है उसमें 2 बना के, एक में केस 1 एक में केस 2 लिख देती हूँ। वो ठीक है, वो जैसे भी दिखा सकते। हाँ, लेकिन ये जो टैक्स लायबिलिटी है इसका 2 बनाना पड़ेगा एकदम। अलग अलग। ठीक है सर, तब तो इसको 15 मार्क्स में देना चाहिए था। इसीलिए तो लोग ये नहीं करके और वाला करेगा ना। हाँ सर, मुझे उसमें लगता है ना कि कहीं मैं गलती से डेट गलत ना देख के आ जाऊँ, जैसे मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस में कर दिया था। अच्छा वो ठीक है। डेट से थोड़ा ऐसे लगता है, इसलिए मैंने सोचा ये ठीक है, अगर ये लंबा हुआ तो देख लूंगी वो। हाँ लंबा हो तो ये इजी है ना बेटा, 234A में एक ही झटका में निकल जाएगा। और 234 हमको 234C गंदा लगता है, हाँ हमको A और B ऑलवेज इजी लगता है। हाँ, ये और भी इजी है। हाँ, सी और में 235। और अगर इसका देख लेना, अगर इनकम 5 लाख क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है जो कि सर ये तो टैक्स पेबल बताया, अगर 1 लाख का टैक्स आ रहा है तो कर ही रहा होगा। हाँ कर ही रहा है, तो इसको फाइन कितना लगेगा, कितना दिन लेट हो रहा है, दिसंबर से भी लेट हुआ रिटर्न फाइल में नहीं, तो इसको लगेगा 5 दिन 5,000। हाँ दिसंबर के बाद होता तो 10,000 लगता। हाँ सर 31st के बाद होने से ना, 31st के पहले मतलब 2-3 होने से भी 5,000 ही लगता ना दिसंबर। हाँ एकदम 31 दिसंबर तक। ठीक। ये सर अब लग तो रहा है कि हो गया खत्म, बस थ्योरी अच्छे से देखना है अभी भी। हाँ ठीक है, बाकी आप हमको सोल्यूशन भेजो, क्योंकि वैसे भी आपका कल ही एग्जाम है ना, तो हम भी कब चेक करके आपको बताएगा और कब आप देखोगे। हाँ, मैं अब थ्योरी ही देखने जा रही हूँ सर। थ्योरी में आपको एक आप मुझे बता दीजिए, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट थ्योरी अगर हो तो सर, स्पेशली इसका।